नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबाई की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें अहमदाबाद के यूएन मेहता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल ने जो हेल्थ बुलेटिन जारी किया है उसके अनुसार हीराबाई की तबीयत स्थिर है। सुधार के भी संकेत साफ है। हीराबाई को देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी पहुंचने की खबर है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश जैसे तमाम वीआईपी अस्पताल पहुंच रहे हैं और हालचाल जान रहे हैं। प्रधानमंत्री के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर दिया गया है और उनके परिवार के सभी सदस्य, जिसमें नरेंद्र मोदी के बड़े भाई, छोटे भाई, बहन, उनका परिवार सब अस्पताल में मौजूद है। बताया यह जा रहा है कि हीराबाई को कल कफ की शिकायत हुई और कफ की शिकायत होने पर उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई, जिससे उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका सीटी स्कैन, एमआरआई सब हुआ और डॉक्टरों की एक टीम लगातार निगरानी कर रही है और इलाज कर रही है। इन्हीं डॉक्टरों की ओर से जो बुलेटिन जारी हुआ है उसमें कहा गया है कि हीराबाई की जो तबीयत है वो स्थिर है, उसमें सुधार हो रहा है। हीराबाई 100 साल की है। अभी हाल में ही उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भावनात्मक संबंध है। कई बार भावनात्मक दृश्य मां के साथ प्रधानमंत्री के देखने को मिले। हाल के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री ने अपनी मां की पूजा की थी और उनसे आशीर्वाद लिया था और मां हीराबाई भी प्रधानमंत्री को आशीर्वाद के साथ ₹1.25 या ₹11 भी देती है। हीराबाई अपने सबसे छोटे बेटे पंकज मोदी के घर पर ही रहती है, जहां पर प्रधानमंत्री उनसे मिलने के लिए जाते हैं। लगातार लोग जानकारी कर रहे हैं हीराबाई की तबीयत के लिए और सारे उच्च स्तरीय जांच के प्रबंध कर दिए गए हैं। फिलहाल जो सीएम गुजरात के भूपेंद्र पटेल, वो भी जो है अस्पताल पहुंच गए हैं। ये अभी जानकारी आ रही है कि वो भी सब हाल चाल देख रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की पहुंचने की खबर है। इसलिए सारी तैयारियां लगातार की जा रही हैं। अब अगर आप देखें तो निकाय चुनाव को लेकर के अभी भी असमंजस है। जब बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव का आदेश हुआ कोर्ट की ओर से, तो सरकार भी तत्काल निर्णय नहीं ले पाई। पहले तो ये निर्णय तो ले लिया कि बिना ओबीसी आरक्षण के हम कतई जो चुनाव है वो नहीं कराएंगे, ये निर्णय हो गया। उसके बाद ये भी कहा गया कि हम आयोग का गठन करेंगे जो ट्रिपल टेस्ट करेगा। लेकिन इसके बाद ये भी खबर आई कि यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी, क्योंकि लगता है इसमें एक पेज फंसा हुआ है। पेज ये फंसा हुआ है कि हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उस फैसले में
हाई कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि बिना ओबीसी आरक्षण के आप चुनाव कराइए, और साथ में भी कह दिया कि संविधान के कारण या संवैधानिक बंदिशों के कारण 31 जनवरी तक चुनाव हो जाने चाहिए। अगर सरकार आयोग का गठन करके ट्रिपल टेस्ट कराती है तो 31 जनवरी तक संभव ही नहीं है। लगता है कि यही कुछ कारण लेकर के जो है सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी और सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश मिलेगा उसके अनुसार अपने दायित्वों का निर्वाह करेगी। लेकिन एक बात और भी है कि अब इन परिस्थितियों में लग रहा है कि निकाय चुनाव अप्रैल मई में ही हो पाएंगे, क्योंकि फरवरी में ग्लोबल समिट, बोर्ड की परीक्षाएं, ये सब कारण बनते नजर आ रहे हैं। और दूसरी ओर बिना ओबीसी के सरकार जो है चुनाव नहीं कराएगी, इसलिए इसको तय करने में भी समय लगेगा। तो अब ये माना जा सकता है कि चुनाव अप्रैल और मई में हो सकते हैं। हाँ, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई तो निश्चित रूप से फिर चुनाव समय पर भी हो जाएंगे, लेकिन अभी इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। दूसरी बात एक ये भी है कि निकाय चुनाव जिस तरीके से तेजी के साथ आगे बढ़े और जिस तरीके की तैयारियां हुई, उससे दावेदार भी सक्रिय हो गए। नए नए चेहरे जो राजनीतिक दलों से जुड़े हुए थे, उन्होंने वहां पर आवेदन किया। दौड़ धूप की टिकट पाने के लिए जो पैनल बना उसमें नाम डलवाया, अपना प्रचार किया और साथ में ये तक किया कि अपनी जीत का आधार भी बताया, और इसके लिए उनके लाखों रुपए खर्च हो गए। इतना ही नहीं हुआ, मकर संक्रांति के नाम पर, बड़ा दिन के नाम पर, ईसा मसीह के नाम पर और अन्य त्योहारों के नाम पर बाकायदे होर्डिंग लगा करके शुभकामनाएं दी गई। इसमें ये जो दावेदार है चुनाव लड़ने के, इनका लाखों रुपया चला गया और ये मायूस हो गए। और एक बात और भी है कि ये जो चुनाव लड़ने वाले दावेदार होते हैं, ये कोई बहुत बड़े नहीं होते, ये सामान्य कार्यकर्ता होते हैं, बहुत ही कम आय के व्यक्ति होते हैं जो सड़क पर रहते हैं, जनता की सेवा करते रहते हैं। लेकिन जब उनको ये पता लगा कि हाई कोर्ट का ये फैसला आ गया, वहां तक भी गनीमत थी, लेकिन जब ये फैसला आ गया कि सरकार ने कहा कि बिना ओबीसी आरक्षण के तो हम चुनाव नहीं कराएंगे, तो निश्चित रूप से फिर ये दावेदार जितने भी थे वो मायूस हो गए, दुखी हो गए, उनके चेहरे लटक गए, क्योंकि उनका पैसा डूब गया। ये भी एक त्रासदी रही, लेकिन प्रयास चल रहे हैं, राजनीति हो रही है। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने बाकायदे इस मुद्दे को लेकर के आंदोलन करने की तैयारी शुरू कर दी है। सड़क पर आंदोलन, जेल भर देंगे, क्योंकि वो ये मैसेज देना चाहती है जनता को, खासतौर से ओबीसी को, कि ये सरकार ओबीसी का आरक्षण खत्म करना चाहती है। ये सरकार आरक्षण ही खत्म करना चाहती है, दलितों का भी आरक्षण खत्म करना चाहती है। तो इस बात को लेकर के समाजवादी पार्टी खुल करके सड़क पर आना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी को घेरना चाहती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने या यूं कहे योगी सरकार ने ये बात स्पष्ट करके कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं होगा, न केवल स्थिति साफ कर दी, बल्कि ऐसे आंदोलन को कुंद करने के लिए एक बड़ा कदम भी उठा लिया। लेकिन सच बात तो यही है कि
अभी भी राजनीति गरमाई हुई है। समाजवादी पार्टी संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ जैसे नारे को लेकर के अब सड़क पर उतरने पर विचार कर रही है। उसे सिर्फ मौके की तलाश है कि बस मौका मिले और हम किस तरीके से जो है राजनीति पर हावी हो, क्योंकि 2024 के पहले समाजवादी पार्टी भी अपने रूप रंग को जनता के सामने प्रस्तुत करके ये दिखाना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई विकल्प है तो वो सिर्फ समाजवादी पार्टी। ऐसी परिस्थितियों में निकाय चुनाव का टलना लगभग तय हो गया है। अब देखना होगा कि क्या होता है। वहीं दूसरी ओर लाख कहे कि कोरोना से डर नहीं, कोरोना से घबराए नहीं, सतर्क रहे, लेकिन कोरोना भी तेजी के साथ जो है बढ़ता नजर आ रहा है। अगर एक हफ्ते की तुलना करें तो एक हफ्ता जो कि 13 दिसंबर से 19 और 20 दिसंबर से 26 दिसंबर, अगर इन दोनों हफ्तों की आप तुलना करें तो एक हफ्ते में 14% कोरोना बढ़ा है, 14% कोरोना बढ़ा है। और इस अवधि में मृतकों की संख्या भी बढ़ी है, जहां पर 13 से लेकर के और 19 के बीच मात्र 15 जो लोगों की मृत्यु हुई थी, वही अब बढ़कर के 24 हो गई है। और अभी अभी आपको एक सूचना भी दे दे कि प्रधानमंत्री भी अपने मां के हाल चाल लेने के लिए ईएन मेहता अस्पताल पहुंच चुके हैं। आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री की मां हीराबा तबीयत बिगड़ने के कारण अस्पताल में भर्ती है और प्रधानमंत्री भी जो है अस्पताल में पहुंच गए हैं, ऐसी जानकारी आ रही है। और वो अपनी मां के पास और मां के साथ में वो अपने डॉक्टरों से भी परामर्श कर रहे हैं, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। तो हम चर्चा कर रहे थे कोरोना की, तो कोरोना बढ़ भी रहा है। हालांकि लोगों की ओर से यही जानकारी आ रही है कि कोरोना जो है इतना प्रभावी नहीं होगा, बढ़ेगा लेकिन इतना प्रभावी नहीं होगा। तो ऐसी विषम परिस्थितियों में जो देखा ये जा रहा है कि कोरोना के प्रति हमारी सतर्कता और सजगता होनी चाहिए। कल जिस तरीके से मॉक ड्रिल हुआ है वो इस बात को भी दर्शाता है कि हमारी सरकारें किस तरीके से जो है तैयार है हर परिस्थिति से निपटने के लिए। हालांकि कहीं कहीं कुछ कमियां दिखी है, लेकिन उन कमियों को दूर करना ही तो वास्तव में मॉक ड्रिल का एक उद्देश्य रहा है। हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम आपको फिर बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा की हालत स्थिर है और उन्हें देखने के लिए प्रधानमंत्री के पहुंचने की खबर है। सारी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई है और प्रधानमंत्री भी अपनी मां का हाल चाल लगातार ले रहे हैं। आज राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के भी राजनीति हुई। आज कांग्रेस का स्थापना दिवस था, सभी कांग्रेस के नेता पहुंचे और वहां पर जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने ये कहा, खड़गे ने, कि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से पार्टी को संजीवनी मिली है। इससे निश्चित रूप से पार्टी में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। खड़गे ने कहा, मैंने एक उनके योगदान की चर्चा की। वहीं दूसरी ओर यात्रा को लेकर के कंट्रोवर्सीज भी बढ़ रही है। अब देखिए, बयान ऐसे ऐसे आ रहे हैं जिसको लेकर के जो है तूल भी दिया जा रहा है
सलमान खुर्शीद ने राम से तुलना कर दी राहुल की, उसको लेकर के बवंडर हुआ। फिर उसके बाद एक नया विवाद खड़ा हो गया 370 को लेकर के, जिसमें कहा गया कि जेपी नड्डा ने कहा कि जो नाना थे इनके राहुल गांधी के, पर नाना पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो इसके लिए जिम्मेदार थे 370 के लिए। इसके जवाब में जयराम रमेश ने कहा कि अरे रे मेरे मित्र, थोड़ा इतिहास पढ़िए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सरदार पटेल दोनों को 370 की जानकारी थी। मतलब सीधे सीधे कि ये लोग भी जिम्मेदार थे। एक नई कंट्रोवर्सी पैदा हो गई। विवादों में रहने वाले मणिशंकर ने भी एक बयान दे दिया। उनका बयान साफ साफ ये आया कि भारत टूटा है, और तोड़ा किस नाम से है? संघ ने तोड़ा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तोड़ा, धर्म और भाषा के नाम पर। इसको लेकर के विवाद खड़ा हो गया। उनका देखिए तो अय्यर ये सब बातें ही करते रहते हैं। एक और कंट्रोवर्सी उभर रही है, वहीं दूसरी ओर जो भारत जोड़ो यात्रा है जो यूपी में आ रही है 3 जनवरी को लोनी से, गाजियाबाद के लोनी से शुरू होगी। अभी फिलहाल 9 दिन का ब्रेक है। उसको भव्य बनाने की तैयारियां हो रही हैं। यह भी लग रहा है कि राहुल गांधी की सुरक्षा में भी चूक हो रही है। यही कारण है कि कांग्रेस के नेता वेणुगोपाल ने गृह मंत्री को एक पत्र लिख दिया और कहा खास तौर से दिल्ली पुलिस को जिस तरीके से सतर्कता और सजगता राहुल गांधी के सुरक्षा में करनी चाहिए, नहीं कर रही है। उन्होंने 24 दिसंबर की घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 24 दिसंबर को जब राहुल गांधी की यात्रा दिल्ली में आई तो उसकी सुरक्षा के व्यापक प्रबंध नहीं किए गए। एकदम भीड़ आ गई, भीड़ को नियंत्रित करना मुश्किल हो गया। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने घेरा बना करके भीड़ को अलग किया और राहुल गांधी को सुरक्षित किया। लेकिन दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से नाकाम रही। उन्होंने एक आरोप यह भी लगा दिया कि एक और दिल्ली पुलिस सुरक्षा के इंतजाम नहीं कर रही, सुरक्षा के मामले में चूक हो रही है। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी से जो लोग मिलने जाते हैं उनसे खुफिया तंत्र पूछताछ करता, आईबी के लोग पूछताछ करते हैं। यह भी एक गंभीर आरोप लगाया। बहरहाल राहुल गांधी की यात्रा 107 दिन पूरे कर चुकी है और 9 राज्य से गुजर चुकी है। 46 जिलों की यात्रा पूरी हो चुकी है। अब 3 राज्य बाकी हो, यूपी, पंजाब और जम्मू कश्मीर, क्योंकि यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक की है। लेकिन एक बात और है, इस यूपी की यात्रा को भव्य बनाने के लिए कांग्रेस की ओर से न्योता भेजा गया। क्या ये भारत जोड़ो यात्रा जुड़ जाइए? भारतीय जनता पार्टी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को पत्र भेजा गया, मायावती जी को भेजा गया, अखिलेश को भेजा गया, जयंत चौधरी को भेजा गया। जयंत चौधरी ने तो इनकार कर दिया कि वो व्यस्त कार्यक्रम में जाएंगे नहीं। अन्य की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। अखिलेश से जब पूछा गया तो कहा मेरे पास कोई जानकारी नहीं। बहरहाल इसका मिशन ये भी कहा जा रहा था कि विपक्ष को एक करने की दिशा में भी कदम है। लेकिन जिस तरीके से हमारे विपक्षी नेता इसकी अनदेखी कर रहे हैं और जो यात्रा में भाग न लेने का फैसला कर रहे हैं, उससे विपक्ष की एकता को भी झटका लगा है और भारत जोड़ो यात्रा को भव्यतर बनाने की दिशा में भी
ठोस पहल नहीं हो पा रही है। देखते रहिए बड़ी खबर। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।